हेलो दोस्तों, मैं नितेश राठौड़। दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर में एक्वा रीजिया की बात की थी। एक्वा रीजिया की मैंने बात की थी। इसको अपन क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। इसकी जो रिएक्शन, ये क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 का प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। ये क्या है? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का मैंने आपको बताया था एक प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है। ये 3:1 में होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। जो देखो इसमें क्या होता है, इसका मैंने बताया था कि ये जो है ये हाईली कोरोसिव होता है। मतलब इसमें कोरोजन बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी गला देता है। बस मान लो एल्यूमिनियम लोहा अपन इसमें अगर डालें तो इसको बहुत जल्दी गला देगा। और मैंने तुम्हें इसके बताया था कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो ऐसे तो हर किसी में क्या डिजोल्व नहीं होते, बट गोल्ड और प्लेटिनम में ये क्या है, एक्वा रीजिया में डिजोल्व हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था। ये बात अपनी पिछले लेक्चर में हो गई थी। अब अपन एक अपना छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसकी अपन बात करते हैं। एनोडाइजिंग होता है। एनोडाइजिंग क्या होता है भैया, मैं आपको बताता हूँ, आप इसका हिंदी नाम देख लेना। जो एल्यूमिनियम जो मेटल होता है, एल्यूमिनियम जो धातु होती है वो क्या करती है, उसके ऊपर एक मोटी लेयर बन जाती है। एल्यूमिनियम धातु के ऊपर एक मोटी बाहरी सतह है, उसके ऊपर मोटी परत बनती है ऑक्साइड की एक लेयर बनती है। वो क्या करती है, जो एल्यूमिनियम उसको कोरोजन से बचाती है, प्रोटेक्ट्स एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर ठीक है। जो एल्यूमिनियम जो अपना धातु है उसके ऊपर एक ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है। उससे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम में उसमें आगे फर्दर जंग नहीं लगता, वहीं पर रुक जाता है। अगर जंग लगता है तो अपन जो परत है हमारी उसको थोड़ा और मोटा करके एल्यूमिनियम को उसका जो कोरोजन है उसको वहीं पे रोक सकते हैं। उसमें आगे जंग नहीं लगेगा, अपन उसको वहीं रोक सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं। उसको एनोडाइजिंग बोला जाता है। इसकी आप परिभाषा लिख लेना कि जब हम एल्यूमिनियम के धातु के बाहरी सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाई जाती है, जिससे कि उसका आगे वापस उसमें जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसको वहीं रोक दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं। इसका हिंदी नाम आप देख लेना क्या है। तो अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब धातु की अन्य धातु नमक के साथ इसकी अपन बात करते हैं कि धातु है उसकी अन्य धातु का जो कोई नमक है, सोल्ट है, जो अन्य कोई मेटल का सोल्ट है, उसके साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगी? क्या एक तो मेटल है, एक मेटल सोल्ट है, इन दोनों की रिएक्शन कब पॉसिबल होगी? अगर ये जो धातु है हमारी, जो धातु ए बोलता हूं मैं, इसको बी बोलता हूं, तो अगर ए हमारी हाईली रिएक्टिव होगी, ज्यादा अभिक्रियाशील होगी, ये धातु कम अभिक्रियाशील होगी, क्या हुआ? अगर अपना ए जो धातु है वो अपनी ज्यादा अभिक्रियाशील होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी, और जो मेटल बी है वो कम रिएक्टिव होगा, तभी तो क्या होगा, ये जो साल्ट है वो ए बी में से अपने पास खींच लेगा। ये बी में से साल्ट निकाल के ए अपनी तरफ ले लेगा अगर ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? मेटल ए प्लस मेटल सोल्ट बी कन्वर्ट्स इनटू मेटल सोल्ट ए प्लस मेटल बी। क्या हुआ? ए हमारा क्या था? ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा अभिक्रियाशील था, तो उसने क्या किया, बी से उसका जो सोल्ट था वो छीन लिया अपने पास। उसने क्या, ए का सोल्ट बना दिया मेटल सोल्ट, और जो मेटल बी था वो क्या, सेपरेट हो गया। ये होता कब पॉसिबल है? जब जो हम धातु ले रहे हैं वो जिस धातु का नमक ले रहे हैं उससे जो अपन धातु ले रहे हैं उसकी जो अभिक्रिया करने की जो वो है रेट है वो क्या ज्यादा होनी चाहिए, अभिक्रियाशील ज्यादा होना चाहिए, वो धातु अपना
तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। फिर उसमें बनता क्या है, जिसका आपने सोल्ट लिया था वो साल्ट अपना दे देगा जो हाई रिएक्टिव मेटल है उसको, और खुद मेटल में निकल जाएगा। रिएक्शन है जो ये मेटल की मैंने आपको रिएक्शन बताई है, ये क्या किया इसने, क्या किया, ये जो कंपाउंड था इसमें से इसने क्या किया, इसका साल्ट छीन लिया, ये इसका साल्ट छीना अपने साथ अटैच किया, मेटल ए का साल्ट बन गया। मेटल बी था वो क्या अकेले रह गया। ये या तो क्या कंपाउंड में से छीनने का, या फिर इसकी एक मोल्टन फॉर्म होती है, या तो क्या होगा कंपाउंड होगा या एक मोल्टन फॉर्म होगी, उसमें से क्या ये धातु सोल्ट निकाल लेगा ये, और एक का मेटल सोल्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्या अपनी रिएक्शन क्या है, इसमें देखो क्या हुआ इस रिएक्शन में। सबसे पहले अपना क्या था, ये मेटल ए था, यहाँ पे मेटल बी का कोई सोल्ट था। जब रिएक्शन की दोनों ने, ए हाईली रिएक्टिव था, ज्यादा अभिक्रियाशील था, तो उसने बी से क्या किया, साल्ट छीना, और ए का साल्ट बन गया, और बी क्या है, निकल गया बी धातु। तो इसमें क्या हुआ, ये जो साल्ट है पहले यहाँ पे था, फिर जो आगे है वो ए के पास आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, उसका जो साल्ट है उसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। धातु का जो साल्ट है अपना उसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ए जो मेटल था वो क्या था, हाईली रिएक्टिव था, तो उसने क्या किया, बी मेटल का सोल्ट अपने पास से ले लिया, और बी मेटल अकेला रह गया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव था। उसने बी से कहा कि बी तू मेरे से कमजोर है, तू भाग तेरे को, और उसका साल्ट उसने छीन लिया। इस रिएक्शन को क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, सोल्ट का क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपको डेफिनेशन पूछी जाए, परिभाषा पूछी जाए, तो आप क्या बताओगे कि एक मेटल सोल्ट है और एक दूसरा मेटल है, अगर मेटल की जो अभिक्रिया करने की जो दर है, जो उसकी रिएक्शन रेट है, वो अगर मेटल के सोल्ट जो है उससे, उस मेटल से ज्यादा है, अगर मेटल ए की अभिक्रिया मेटल बी से अगर मेटल ए की अभिक्रिया करने की दर मेटल बी से ज्यादा है, तो मेटल ए क्या करेगा, मेटल बी का सोल्ट ले लेगा, और मेटल ए का सोल्ट बन जाएगा, मेटल बी अकेला रह जाएगा, धातु भी अकेला रह जाएगा। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, या फिर उनको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, वो आप देख लेना। मेटल्स जो है वो दूसरे मेटल सोल्ट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, वो एग्जांपल आप देख लेना। इसमें आता है एक रिएक्टिविटी सीरीज। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, जो अभिक्रिया करने की एक श्रेणी बना के दे रखी है। वो आप थोड़ा याद रखना, क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसमें जो पोटेशियम है वो क्या मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। क्या हुआ, जो पोटेशियम धातु जो है वो क्या सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद क्या आता है, सोडियम आता है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और जो लास्ट में आते हैं एजी और एयू। एजी क्या है अपना सिल्वर, और जो एयू है अपना गोल्ड। जो गोल्ड है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। जो गोल्ड है वो क्या है, सबसे कम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम धातु है, और सबसे कम क्या है, गोल्ड लिस्ट रिएक्टिव है। मतलब जो अभिक्रिया करने की जो दर है वो सबसे ज्यादा किसकी है, पोटेशियम की। मैंने आपको बताया था कि जब अपन मेटल की जो इसकी अपन पानी के साथ जब रिएक्शन पढ़ रहे थे धातु की, तो मैंने आपको बताया था
जो पोटेशियम और सोडियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन बहुत विग्योरस होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ये बातें अपनी हुई थी, तो मैंने उस टाइम बताया था कि जो पोटेशियम और सोडियम जो है वो मैंने बहुत रिएक्टिव बताया था। उसमें भी पोटेशियम और सोडियम में भी अगर बात करें तो जो हमारा जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा विक्रियाशील अपना जो धातु है वो है पोटेशियम। और गोल्ड का मैंने आपको बताया था, गोल्ड किससे रिएक्ट करता है। गोल्ड वैसे मैंने आपको बताया था, गोल्ड जो है, गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर के ऊपर बात की थी। मैंने आपको बताया था ये जो धातु है गोल्ड, सिल्वर और जो प्लेटिनम मैंने बताया था ये पानी में नहीं घुलते, बट एक्वा रीजिया में मैंने बताया था गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो भी घुल जाते हैं। जो गोल्ड की जो रिएक्शन है वो क्या है, जो रिएक्शन रेट है विक्रिया करने की दर वो क्या है, सबसे कम है। ये बातें अपनी हो गई थी। ये जो एक्टिविटी सीधे आपकी बुक में दे रखी है, एक बार आप वापस इसको डिटेल से पढ़ना, एक बार देख लेना। और जो ये दो बातें हैं, पोटेशियम क्या है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जो गोल्ड अपना सोना है वो क्या है सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम विक्रियाशील क्या है सोना, और जो सबसे ज्यादा विक्रियाशील है पोटेशियम। ये बातें आप याद रखना। अब इसके जो आपको कुछ इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उनकी बात अगर अपन करें तो देखो आपको एक दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको एक मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो अपना आयरन है, आयरन की जो पानी के साथ विक्रिया है, अगर पूछ ले कि इसकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखो, तो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी, पूरी बैलेंस करके बताया था आपको। Fe प्लस H2O, इसमें क्या बनता था अपना Fe3O4 बनता था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। इस रिएक्शन को अपन ने बैलेंस किया था। सबसे पहले हमने क्या किया, आयरन को बैलेंस किया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन को अगर बैलेंस किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गए, यहाँ पे 4 लिख दिया। ऑक्सीजन क्या 4 हो गए, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। आयरन के अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जो ये रिएक्शन है इस मेटल की इसके साथ कैसी रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पानी के साथ पूछ लिया। आपसे अगर पूछ ले कि पोटेशियम की क्या है, हवा के साथ रिएक्शन कैसे होती है ऑक्सीजन के साथ, तो वो बातें अपनी सारी हो गई हैं। एक्वा रीजिया का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रीजिया का क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक्वा रीजिया किस किस का मिक्सचर होता है, तो वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इनका रेशियो होता है 3:1। आपको ये मस्ट है, ये पक्का याद रखना है एक्वा रीजिया। एक मैंने आपको बताया है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग होता है जो एल्यूमिनियम की जो क्या है, एल्यूमिनियम को कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत आ जाती है, उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। इसका हिंदी नाम आप देख लेना। एक्वा रीजिया बताया, एनोडाइजिंग बताया। मैंने आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताई। एक्सो और एंडो मतलब एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें उसमें बाहर निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। हीट जिसमें रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट अब्सॉर्ब होगी उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। जो रिएक्शन अभिक्रिया होने के लिए क्या है उष्मा को अपने अंदर लेती है उसको क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये कुछ बातें अपने मेटल के बारे में हो गई थी। अब इसके बाद अपन जो मेटल की नॉन मेटल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है उसका अपन डिटेल से पढ़ेंगे।